हम लोग बात कर रहे थे तमिलनाडु की। आइए एक बार फिर उस खबर पर बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु में कोयम्बटूर में वो हैं। कोयम्बटूर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया है, लोगों से मुलाकात की है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक लंबे वक्त से प्रयास कर रही है राजनीतिक जगह बनाने की। और आपको बता दें, आज महाशिवरात्रि के मौके पर उनको जग्गी वासुदेव के उनका जो मुख्यालय है, जहाँ उनका आश्रम है, वहाँ पर भी वो शामिल होंगे। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में क्या बीजेपी वाकई अपना एक स्थान बना पाई है, उसकी बात करें। अमित शाह की बात उससे पहले आप सुनिए। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। सभी लोग नए उत्साह के साथ लवरेज होकर, पैरों में गति लाकर तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। 26 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु के अंदर भाई भतीजावाद की ये दुकान समाप्त हो जाएगी और तमिलनाडु से देश विरोधी गतिविधियों को हम मूल समेत उखाड़कर फेंक देंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव में डीएमके की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें तमिलनाडु के अंदर बतानी है। उनका जो लक्ष्य है, लेकिन बड़ा कठिन लक्ष्य है और रास्ता भी बड़ा परिश्रम वाला होगा। लेकिन आप स्टालिन की बात कीजिए अगर, तो उनको मालूम है कि उनके पास जो हथियार है उसकी काट अभी तक तो खैर कोई और नहीं दे पाया। उन्होंने फिर भाषा को और एंटी हिंदी सेंटिमेंट वहां पर उभारने में अभी फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, एक बड़ा बदलाव है। यदि स्टालिन को देखें, ये हिंदी विरोध जो है ना, वो पुराना वहाँ का मसला है तमिलनाडु का। लेकिन अभी तक वो हिंदू विरोध पर थे, सनातन विरोध पर चल रहे थे। उन्हें लगा कि ये थोड़ा सा रिस्की वो है, स्लिपरी जगह है यदि सनातन विरोध पर जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के सबसे ज़्यादा मंदिर, बड़े मंदिर तमिलनाडु में है। वहाँ पर एक एंटी हिंदू इमेज और पूरा मूवमेंट डीएमके हमेशा से चलाती रही है। लेकिन फिर भी अब जिस तरह से पूरा बदलाव देश भर में हो रहा है, और यदि 2024 के चुनावों को आप देखें तो 11% वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया, तो एक बड़ा है, डबल डिजिट क्रॉस वहाँ पर उसने की है। और मुझे याद आता है कि कोयम्बटूर जो है, जहाँ आज खुद अमित शाह है, वहाँ लालकृष्ण आडवाणी के साथ एक बड़ी घटना बम ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट भी जीती है। तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु बिल्कुल कोई अनछुआ या अनटच्ड है। और हो सकता है अगली बार के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन एक मजबूत परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी वहाँ कर सकती है। क्योंकि जो 19 सीटों पर लोकसभा में तमिलनाडु में अभी चुनाव लड़ा, तो ठीक ठाक सा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका नहीं है। और तमाम कोशिश जो वहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष बने, वो भी एक ताकतवर तरीके से, एग्रेसिव तरीके से वहाँ पर लड़ाई को लड़े हैं। अब यहाँ से आज शुरू करें, अगले साल तक यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करती है तो एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। ये वैसी कहानी है किसान की, कि एक किसान जो है बहुत भूखा होता है और वो रोटी खा रहा है और उसकी पत्नी उसको रोटी खिला रही है, तो 8-10 रोटी खिला देती है, लेकिन भूख नहीं मिटती। फिर वो 11वीं रोटी खिलाती है और उसका पेट भरता है, तो वो कहता है पहले ये 11वीं रोटी क्यों नहीं खिलाई। तो वो 11वीं रोटी खाने के लिए वो 10 रोटी खानी होती है। अब वो 11वीं रोटी कब भारतीय जनता पार्टी के लिए आ जाएगी, लेकिन वो 6-7वीं रोटी पर तो चल रही है। लेकिन सर, तमिलनाडु में अन्नामलाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए उन्होंने। और एन मक्कल जो उन्होंने पदयात्रा निकाली थी लोकसभा चुनाव के पहले, और लगातार संगठन के स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद की दम पर अभी वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आज अमित शाह ने जो कहा है कि एनडीए की सरकार बनाना है, पहले डीएमके के साथ, उनका एआईडीएमके के साथ गठबंधन था, फिर बाद में गठबंधन टूटा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले अन्नामलाई की जीत के कारण वो गठबंधन तोड़ा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 11% से ज्यादा वोट बैंक हो गया है। हालांकि कांग्रेस का वहां सिर्फ 10% वोट बैंक है। कांग्रेस से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वोट बैंक है। मुझे लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कम सीटें भी लड़ती है सर वहां।
हाँ, क्योंकि इसमें वो कोई अलायंस तो के कम साथ सीटें लड़ती है, लेकिन मुझे लगता है अगली बार बीजेपी अलायंस में ही जाएगी वहां पर। बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी में है और मुझे लग रहा है कि एआईडीएम के साथ जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का टूट गया था, वो फिर से आने वाला विधानसभा में चुनाव में होगा, क्योंकि जिस तरीके से पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम दोनों अलग अलग हो गए, अब उनके पास लेकिन कोई दूसरा चुनाव option जीतने नहीं का है। जो उन्होंने दावा किया ये तो अभी दूर की कौड़ी लगती है। नहीं, खैर, चुनाव अब बोलने के लिए तो देखिए, जीतने का कार्यकर्ताओं के लिए दावा तो हिम्मत बढ़ाना पड़ती है ना चुनाव, और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव नहीं जीत सकते। हालांकि जिस तरीके से वहां पर स्टेलिन और स्टेलिन के बेटे ने जिस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू कहा है, जी। जिस तरीके से का ये बीमारी है, तो हिंदू सेंटिमेंट जिस तरीके से, और तमिल वाराणसी का जो तमिल संगम हुआ है कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं, तो तमिलनाडु को वाराणसी से जोड़ने का जो एक प्रकल्प शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका भी असर आने वाले दिनों में मिलेगा। सरकार भले नहीं बना पाए, लेकिन एक बड़ा अच्छा, पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी आज ये भी बनेगी। इंटरेस्टिंग होगा कि जिस कार्यक्रम में अमित शाह जा रहे हैं, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु के कार्यक्रम में, वहां डीके शिव कुमार भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो दोनों वहां पर एक ही कार्यक्रम में शिरकत भी करने जा रहे हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में अगर आप बात करेंगे तो अब कुछ ना कुछ तो बीजेपी सोचती होगी, वरना प्रधानमंत्री भी जाते हैं इस कार्यक्रम में, एक बार जा चुके हैं और अब इस बार गृह मंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि भाई हमको इस संस्था के साथ जुड़ने से कोई लाभ तो होगा, तभी शायद प्रधानमंत्री का जाना भी हुआ। देखिए, सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है वो विशेष करके दक्षिण भारत के हिंदुओं का वो बड़ा केंद्र है उनका आश्रम। वैसे तो पूरे देश में हो, लेकिन एक तो दक्षिण भारत, दूसरा अंग्रेजी भाषी, उनको वो बहुत अपील करते हैं। उनका जो अपना आश्रम है, जो ये महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, उसमें दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। 3 दिनों का ये भव्य कार्यक्रम है, अलग अलग लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं तो बड़ा साफ है, साउथ आउटरीच का कार्यक्रम है। डीके शिव कुमार इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वो तो खुद दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं। हालांकि उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा भाई मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, मतलब उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। सवाल उनका पीछा छोड़ता क्यों नहीं है? अब चूंकि गृह मंत्री के साथ वो साझा कर रहे हैं और बार बार अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनसे लड़ते रहते हैं। कुंभ भी आ गए थे, तो इसलिए कुंभ भी आ गए थे, और कुंभ आए तो उसके बाद फिर उनके साथ यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व था वो नाराज हो गया था, खड़गे जी और राहुल जी, प्रियंका जी। तो ये सब थोड़ा परेशान करता है। लेकिन शिव कुमार जी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ऐसे ही कहते थे, वो जितने भी मिलिंद देवड़ा तो भी। अमित शाह जी ठीक है। डीके का पानी का गिलास भरेंगे क्या आज? शरद नहीं, वो पवार, तो खैर, लेकिन शरद पवार और तमिलनाडु तो है ना, शरद वेस्ट पवार बंगाल और जब नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं तब भी इस बात की चर्चा होती है कि क्या शरद पवार लौट के आ रहे हैं। देखिए, जब भी दो बड़े नेता विरोधी दल के किसी एक मंच पर आते हैं तो इस तरह की चर्चा होना स्वाभाविक है, और जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है। शरद पवार तो कभी भी मतलब पाला बदलने की स्थिति में रहे। डीके शिव कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि भाई वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनाए नहीं। और अब तो क्लियर कर दिया, सिद्धरामैया जी ने भी कह दिया कि भाई हाँ, ये बात हुई थी कि ये हम आधे कार्यकाल के लिए बने बिल्कुल, मुख्यमंत्री, तो तो उसके उनको बाद उम्मीद भी होगी कि बनाया। मेरा नंबर आने नहीं, वाला और है। जिस तरह के सिद्धरामैया पे जमीन घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद लग रहा था डीके शिव कुमार को कि भाई पार्टी के लिए इतना फंड, तो डीके लेकिन अभी पलटने वाली परिस्थिति में नहीं दिख रहा फिलहाल है। संभावना से कम लग रही है। और दूसरी जो नाम हमने अब चर्चा नहीं की, अभी शशि थरूर साहब 2-3 वजहों से अभी पिछले दिनों चर्चा में रहे। पहले तो उन्होंने जब मोदी जी का अमेरिका दौरा हुआ, ट्रंप के साथ जो बातें हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम जो कुछ हासिल कर सकते थे इस दौरे से हमने वो किया। वो उन्होंने कहा हमें संतोष होना चाहिए, और ये उनकी पार्टी के लाइन के बिल्कुल विपरीत था। पार्टी तो ये साबित करने में लगी है कि अपमान किया ट्रंप ने, मोदी जी का दरवाजे पर लेने तक नहीं आए थे, और वहां से भारतीयों को जिस तरीके से वापस भेजा। हालांकि वो मुद्दा थरूर साहब ने भी उठाया। फिर उसके बाद एक मौके पर उन्होंने केरल की जो सरकार है, लेफ्ट की सरकार है, 2 टर्म से सरकार है, पूरे जोर लगा रही है कांग्रेस इस बार की चुनाव में, अगले चुनाव में वहां वापसी करें। थरूर साहब ने वहां तारीफ कर दी उस सरकार की, बाद में उनको सफाई देनी पड़ी। इस पर बहुत नाराजगी होगी, स्टेट यूनिट ने बहुत नाराजगी की, दिल्ली में शिकायत की उनकी, और बताते हैं फिर राहुल गांधी से शशि थरूर साहब की मुलाकात भी हुई, शायद उनको बुलाया गया हो बात करने के लिए कि आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया। अब इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर अज्ञान या न जानना, इग्नोरेंस, वो ब्लिस हो, उसी में आनंद हो लोगों को, तो वहां पर ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टू बी वाइज इज फॉली, ये उन्होंने लिखा है। तो क्या होना मूर्खता है? नहीं, देखिए, क्या कह रहे हैं इससे गंभीर टिप्पणी शशि थरूर कुछ नहीं कर सकते। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन शशि थरूर का अपना एक कद है। मनमोहन सिंह जी उनको लेकर आए थे, यूएन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे, एक उनका उस तरह का करियर था। वो यहां वो आए तो उनको ये बार बार उम्मीद थी कि मेरी भूमिका बड़ी होनी चाहिए,
कांग्रेस पार्टी के भीतर भूमिका कितनी बड़ी वो सोचते हैं, इससे अनुमान लगाइए कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया। Exactly. और पूरा गांधी परिवार लग गया कि सब हो जाए, शशि थरूर नहीं हो सकते, क्योंकि शशि थरूर की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो जिस तरह से पहचाने जाते हैं, उनको किसी राहुल गांधी, किसी सोनिया गांधी, किसी प्रियंका की जरूरत नहीं है। ये गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं होता है। और शशि थरूर का जो एक तरह से कहें कि इंटरनेशनल ऑरा जो है, पर्सनल ऑरा जो है, वो बहुत बड़ा है, वो गांधी परिवार के लोगों को परेशान करता है। इसमें बीच बीच में लोग कहते हैं कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का रास्ता है, क्योंकि इस बार उन्होंने पहली बार ये बोला मेरे विकल्प खुले हुए हैं। और ये राजनीति में बहुत बड़ा शब्द माना जाता है जब कोई ये कह दे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और या कह दे कि मेरे विकल्प खुले हुए हैं। तो दूसरा एक तो बोल दिया उन्होंने। खबर ये आई कि राहुल गांधी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका स्पष्ट कीजिए, अब मैं पार्टी में हूं, राजनीति में हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है। और ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेट पॉलिटिक्स करूं तो वो भी क्लियर कीजिए। और स्टेट पॉलिटिक्स वो करेंगे, क्योंकि मंत्री बनने के लिए तो नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि उस राहुल गांधी की तरफ से उनको कोई जवाब, इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। ये छपी प्रकाशित खबरें उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे लिए तो यही बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से मुलाकात होगी। अभी तक तो बहुत सारे नेताओं की यही खबर चलती थी कि राहुल गांधी जी से मुलाकात नहीं होती। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि शशि थरूर साहब की राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। शशि थरूर का व्यक्तित्व पॉलिटिकल लीडर के तौर पर मेरी मुलाकात उनसे पहली बार तब हुई थी जब वो यूएन से लौटकर आए थे और मनमोहन सिंह सोनिया जी ने उनको बुलाया था। तो यहाँ पर नौसेना का वो होता था गेस्ट हाउस शाहजहाँ रोड पर, उसमें पहली मुलाकात मेरी हुई थी। तब से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है। और ये बात ठीक है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए तमाम कोशिश की गई कि वो नहीं जीते, बल्कि कई जगह पर ऐसा हुआ कि उनसे मिलने के लिए भी कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे। अब भारतीय जनता पार्टी को भी शशि थरूर जैसे नेता की ज़रूरत है। अभी केरल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, राजीव चंद्रशेखर उनसे हार गए, वो भी हालांकि मजबूत लड़ाई थी। तो शशि थरूर जैसा नेता यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तो वो उसको पुश कर सकते हैं। क्या उस पॉइंट तक, टिपिंग पॉइंट तक आ गए? इसको एक बात है कि जैसे अमित शाह नीतीश कुमार जी के लिए कहते थे कि उनके लिए दरवाजे खिड़की सब बंद है, तब भी वो आ गए, विकल्प खुले हुए। सर शशि थरूर जी ने कहा ना मेरी भूमिका स्पष्ट कीजिए। वैसे ही खड़गे जी ने अभी पिछले मेरे राहुल गांधी से पूछा है कि भाई मेरी भी भूमिका स्पष्ट कीजिए, पार्टी में मेरी भूमिका क्या है। तो भाई खड़गे जी की भूमिका स्पष्ट है तो शशि थरूर की भूमिका, लेकिन ये इंटरेस्टिंग, शशि थरूर जी का अगर वाकई मन परिवर्तित होता है तो ये बड़ी खबर होगी, बड़ी खबर, उस पर नजर हमको रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।